एक लोकतांत्रिक देश में वोट देने का अधिकार सबसे शक्तिशाली अधिकारों में से एक है, लेकिन दुनिया के कई बड़े लोकतांत्रिक देशों को अपने सभी नागरिकों को वोट का अधिकार दिलाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। अमेरिका को अपने देश की महिलाओं को समान वोटिंग अधिकार देने में 144 साल लग गए। ब्रिटेन को महिलाओं को वोट देने का अधिकार देने में लगभग एक सदी का समय लगा। स्विट्जरलैंड के कुछ इलाकों में महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1974 में जाकर मिला, लेकिन भारतीय महिलाओं को वोट देने का अधिकार उसी दिन मिल गया जब इस देश का जन्म हुआ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। आवाज देश की में आज हम इस आधी आबादी के साथ चर्चा करेंगे मतदान और महिला शक्ति की। बहुत स्वागत है आप सभी का। साल 1947 में भारत में वयस्क महिलाओं को चुनावों में वोट देने का अधिकार दिया जाना यकीनन उस वक्त किसी भी औपनिवेशिक राष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि औपनिवेशिक काल में ब्रिटिश सरकार के बनाए सभी कानून महिलाओं पर लागू होते थे। अगर उनके पास संपत्ति है तो उन्हें टैक्स भी देना होता था, लेकिन उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं था। इसी भेदभाव के खिलाफ आजादी के दौरान भारतीय महिला संगठनों ने एक लंबी लड़ाई लड़ी। आखिरकार साल 1921 में बॉम्बे और मद्रास प्रांतों में सीमित तौर पर महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। बाद में 1923 से 1930 के बीच 7 और प्रांतों में वोटिंग राइट्स महिलाओं को मिले, लेकिन पूर्ण अधिकार आजादी के साथ मिला। 1951-52 में भारत में पहले आम चुनावों में संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत 21 वर्ष की न्यूनतम आयु वर्ग के सभी वयस्क नागरिकों को चुनावों में मत देने का अधिकार मिला, जिसमें उम्र सीमा 61वें संविधान संशोधन के जरिए न्यूनतम 18 वर्ष कर दी गई। अपनी आज की इस चर्चा में हम इतिहास से लेकर वर्तमान तक चुनावों में महिला मताधिकार की शक्ति को समझेंगे। संसद टीवी के स्टूडियो में मौजूद हमारे खास पैनल में शामिल हैं प्रोफेसर तनुजा सिंह। आप हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली। आप BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के डीन की जिम्मेदारी भी निभा चुकी हैं, साथ ही राजनीतिक विचारक हैं, महिला अधिकारों की विशेषज्ञ हैं। प्रोफेसर तनुजा, स्वागत है आपका। साथ ही गेस्ट पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर गीता भट्ट। आप डायरेक्टर हैं नॉन कॉलेजिएट वुमेन्स एजुकेशन बोर्ड, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। स्वागत है आपका प्रोफेसर गीता। महिला अधिकारों पर आपकी गहरी समझ है। आइए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। प्रोफेसर तनुजा, पहला सवाल आपसे। लोकतंत्र में अगर हम महिला अधिकारों की शक्ति का आकलन करें तो आप इसको कैसे देखती हैं? नमस्कार एंड नमन सभी को। इसके पहले कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूं, मैं इन दो पंक्तियों को समर्पित करती हूं हमारी महिला शक्ति को। कहते हैं, नारी तुम ऊर्जा हो, नारी तुम उष्मा हो, नारी तुम पृथ्वी हो, तुम ही तो प्रकृति हो, क्योंकि तुम आधी आबादी और पूरी स्त्री हो। अब अगर ये देखा जाए कि नारी की स्थिति क्या थी और क्या है, वैदिक समय से लेकर आधुनिक समय तक हमने जो देखा, आज जो नारी की स्थिति है और मतदान के कारण इन्हें जितनी शक्ति मिली है, वैसी स्थिति पहले नहीं थी। कारण पूरी आबादी ने, पूरी दुनिया ने इस चीज़ को समझ लिया है कि अगर ये आधी आबादी पूरी तरह सक्षम हो जाए और सहयोग दें तो पूरा का पूरा चुनाव परिणाम परिवर्तित हो सकता है और एक नया मोड़ ले सकता है। इसलिए आज के समय में नारी और उनकी शक्ति और मतदान की शक्ति बहुत ही विशेष महत्व रखती है। प्रोफेसर गीता, मेरा सवाल आपसे है कि जिस दिन भारत आज़ाद हुआ, हमारे यहाँ सभी वयस्क नागरिकों को मत देने का अधिकार मिला जी, लेकिन यहाँ पे हम ये समझना चाहेंगे कि औपनिवेशिक काल में भी जो एक लंबा संघर्ष चला वोटिंग राइट्स को लेकर, खासकर विमेन वोटिंग राइट्स की अगर हम बात करें जी, उस पर आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए। जी अमृता जी, आपने बड़ा एक अच्छा अभी इंट्रोडक्शन दिया। एक हमारा जो पूरा एक जो इतिहास रहा है उसमें हम देखें तो प्राचीन काल में नारियां भारत में बहुत सशक्त थी और उनके मतलब समाज में कहीं पुरुष स्त्री का ऐसे भेद नहीं था। कि आपने स्वयं बताया 1947 से पहले हम जो है वो हाउस ऑफ कॉमन्स, जो ब्रिटिश का एक तरह से आप कह लीजिए संसद है, उससे हम जो है गवर्न होते थे जी। और उस समय दो कानून जो उस समय आए, 1919 में पहले आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और उसके बाद वही संशोधित होकर 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया जी। जब तो 1919 में जब ये प्रावधान दिया गया कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स बन सकती हैं, क्योंकि उस समय प्रोविंसेस होते थे,
आज की तरह इससे अलग अलग राज्य नहीं थे उस समय। तो उन प्रोविंसेस में जो है महिलाओं को बहुत एक जिसे कहते हैं लिमिटेड उनको जो है वोटिंग राइट्स उस समय दिए गए, मतदान के अधिकार दिए गए, जिसको लेकर उस समय महिलाओं ने बहुत आवाज़ उठाई। सरोजनी नायडू और हीराबाई टाटा और ऐसी जो उस समय की जो महिलाएं थी, अग्रणीय महिलाएं, वो उन्होंने ब्रिटिश सरकार को और जो ब्रिटिश समाज में जो ऐसे लोग थे जो भारत के लिए जिनकी सहानुभूति थी, उनको भी जाकर इस बात के लिए कहा और पुरजोर इस बात की कि महिलाओं को भी उतना ही वोटिंग राइट होना चाहिए, मतदान का अधिकार होना चाहिए। एक जो पहली महिला हाउस ऑफ कॉमन्स में जो सांसद बनकर आई थी नैन्सी, उन्होंने जो है खुलकर इस बात का समर्थन किया कि भारत में भी महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया जाना चाहिए। और मज़ेदार बात यह है कि 1927 में पहली बार एक महिला जो है जिन्होंने मद्रास लेजिस्लेशन असेंबली में उन्होंने चुनाव लड़ा और उन्होंने जो है मैडम चट्टोपाध्याय थी और हेमलता चट्टोपाध्याय, और उन्होंने जो है अब हालांकि वो सिर्फ मात्र 55 वोटों से हारी वो चुनाव, लेकिन वहां से लेकर आप उस यात्रा को देखिए कि वो पहली महिला 1927 में जिन्होंने ये चुनाव लड़ा। और उसके बाद करते करते ऐसा समय भी आया जब देश ने एक महिला नेतृत्व प्रधानमंत्री के रूप में भी देखा। और बाद में 1992 में जब संशोधन हुआ संविधान में और 73वें और 74वें संशोधन के बाद जब पंचायती राज में 1/3 आरक्षण महिलाओं को मिला पंचायती राज में, तो एक जो ये इतनी लंबी यात्रा रही भारत की, और 1947 के बाद जिस प्रकार महिलाओं को एक पूरा अधिकार दिया गया मतदान करने का और चुनाव में खड़े होने का, कोई अंतर नहीं था जब भारत में सरकार जो है भारतीय सरकार आई। तो एक ये यात्रा जो है उसमें ब्रिटिश सरकार के सामने एक संघर्ष रहा, लेकिन उसमें भी महिलाओं की जीत हुई, ऐसा नहीं है। और धीरे धीरे करके आप देखें तो जब 1927 में पहली बार चुनाव लड़ा, उसके बाद धीरे धीरे अलग अलग प्रोविंसों में ये इस प्रकार का जो बदलाव है महिलाओं को लेकर वो आता रहा। बिल्कुल, यहाँ पर वुमेन्स के पॉलिटिकल अवेयरनेस की भी बात करना बहुत ज़रूरी है। भारत में जो हमारी महिलाएं हैं उनके पॉलिटिकल अवेयरनेस को लेकर आपकी सोच क्या है? जैसा कि आपने कहा और हम लोग सबने माना है कि महिलाओं की स्थिति शुरू से एक जैसी नहीं रही, उसमें काफ़ी उतार चढ़ाव आते गए जी। और एज अर्ली एज इन 1950 विथ यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के साथ ही महिलाओं को या पूरे भारतीयों को जो राइट टू वोट मिला, उसका काफ़ी अच्छा असर मिला। 1962 का अगर लोकसभा चुनाव देखते हैं और 1984 के चुनाव से कंपेयर करते हैं तो देखते हैं कि महिलाओं की भागीदारी उस चुनाव में 47% और 84 आते आते 59% हो गया था, जबकि पुरुषों का 63% और 68% ही गया। तो इससे क्या समझ में आता है? यही कि महिलाओं में जागरूकता आने की देर थी। जैसे ही उन्हें राइट्स दिया गया, वो घर से बाहर निकली और अपनी पूर्णता के साथ उन्होंने हर क्षेत्र में योगदान दिया। और आज ऐसा है कि अगर विमेंस रिजर्वेशन फॉर विमेन राइट की तुलना करें तो आज तो पूरी की पूरी आबादी बिल्कुल सजग है अपने राइट्स के लिए, और एक बहुत बड़ा एक बहुत अच्छी शुरुआत है। इस सिलसिले में मैं ये कहना चाहूँगी कि 1984 का 73rd एंड 74th अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, एक काफ़ी लैंडमार्क सिद्ध हुआ, जिसने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में महिलाओं को 33% रिजर्वेशन दिलाया था। और नतीजा ये हुआ कि 5 लाख से ज़्यादा लोगों का महिला भागीदारी मिली थी जी। और ये एक नई शुरुआत थी, एक नई दिशा थी टूवर्ड्स विमेन रिजर्वेशन फॉर पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल फील्ड। प्रोग्रेसिव सोच रखने वाली महिलाएं और बच्चियां इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, जिनकी अपनी सोच है, जिनकी अपनी पॉलिटिकल अवेयरनेस भी है। मैं चाहूँगी आप में से अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो हमारे गेस्ट से पूछें। हेलो, माय नेम इज़ अंजलि एंड मेरा सवाल ये है, स्कूल टाइम से ही, बचपन से ही स्टूडेंट्स को ये सिखाया जाए कि वो सही गलत का फैसला कर सकें, उनमें एनालिटिकल थिंकिंग को डेवलप किया जाए ताकि वो आगे चल के अब सही लीडर को चूज़ कर सके अपने बिहाफ पे, अपनी थिंकिंग के अकॉर्डिंग। संविधान या हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की जो धाराएं हैं वो सिर्फ हमें अपॉर्चुनिटीज़ देंगी, करना और समझना हमें है। तो क्यों ना हम महिलाएं भी शुरू से ही अपनी लाइफ में इस बात के लिए सजग रहें, क्योंकि कोई भी अधिकार का महत्व तभी है जब हम कर्तव्य का पालन करें। हम राइट्स की बातें करते हैं, हम मतदान का अधिकार चाहते हैं, लेकिन क्या सिर्फ मतदान का अधिकार मिलना ही काफ़ी है? इसलिए ज़रूरी है कि शुरू से ही
अपने अपने घर के लेवल पे ही हम क्यों ना अपने आप को सजग और अवेयर रखें, ताकि हम अपनी डेमोक्रेसी में अधिक से अधिक सहयोग दे सकें। नमस्कार, मेरा नाम नीरू सहगल है। मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ कि जिस तरह से ये अवेयरनेस कैंपेन्स की बात हो रही है, क्योंकि ना तो महिलाओं में मैं सभी वर्ग में देख रही हूँ कि दिव्यांग बच्चों को भी, गर्ल्स को अवेयरनेस नहीं है किस तरह से, तो आपको नहीं लगता है कि कुछ हमें अवेयरनेस सेशंस, कुछ कैंपेन्स, कुछ स्पेशली वुमेन के लिए, गर्ल चाइल्ड के लिए हमें स्टार्ट करने चाहिए? अगर आप देखें तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसने बहुत से ऐसे जो है इनिशिएटिव्स लिए हैं, बहुत सारी ऐसी पहल करी हैं जिनमें उन्होंने आगे बढ़कर यूनिवर्सिटीज़ में, विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में, कॉलेजेस में जाकर और स्कूलों में जाकर भी इस बात के लिए एक तरह से जो एक अवेयरनेस प्रोग्राम है वो चलाते हैं। और जिसका आप अगर देखें, अगर आप पूरी पिक्चर देखें तो जितने नए वोटर इस समय, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डेटा अभी रिलीज़ किया है, उसमें जो नए वोटर जुड़े हैं 18 से 19 वर्ष के नए वोटर, उनमें जो महिला वोटर हैं वो 15% ज़्यादा हैं पुरुषों से। तो आप देखिए कि समाज में कितना परिवर्तन अभी आया है। और महिलाओं की जो सजगता है अपने अधिकारों के लिए और दायित्वों के लिए, तो हमेशा से ही उनमें सजगता रही है कि, और हम तो जिस समाज और जिस संस्कृति से आते हैं उसमें हमेशा ही अपने दायित्वों को हमेशा आगे रखते हैं। लेकिन आज उनमें अपने, खास करके अपने मतदान को लेकर, वोट को लेकर जो सजगता अगर आप देखें तो पूरे भारतवर्ष में है। इस समय 12 तो राज्य ऐसे हैं जिनमें महिला, वो जो वोटर लिस्ट है, महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज़्यादा है। महिलाएं सामाजिक रूप में, आर्थिक रूप में और सांस्कृतिक रूप में इतने आगे निकल चुकी हैं, तो क्यों ना राजनीतिक रूप में भी आगे निकलें। और इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट था कि महिलाओं को डिसीजन मेकिंग में आगे आना चाहिए, और उसका एकमात्र उपाय यही था कि मतदान के थ्रू वो राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लें और डिसीजन मेकिंग तक पहुँचे। क्योंकि जब तक आप स्टेट लेवल पे, लोकल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे, जब तक आप पॉलिटिकली डिसीजन मेकिंग में नहीं जाएंगे, आपकी आवाज़ कहाँ पहुँचेगी? क्योंकि एक महिला ही अपने वर्ग को अच्छी तरह रिप्रेजेंट कर सकती हैं। और जैसा कि हम रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम में होते हैं और डेमोक्रेसी में है, तो आज के टाइम में हमें लगता है वो टाइम आ गया है जब महिलाओं ने एक बहुत ही सशक्त वर्ग के रूप में अपने आप को डेवलप किया है। और पूरा का पूरा विश्व महिलाओं को, हम अपनी आधी आबादी को देख रही इस नज़र से कि ये आबादी इतनी सशक्त है जो कभी भी पूरे के पूरे निर्वाचन के परिणाम को बिल्कुल परिवर्तित कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। प्रोफेसर तनुजा, जो आपने कही वो एकदम सही है, लेकिन प्रोफेसर गीता, तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है। वो ये कहता है कि वोटिंग परसेंटेज तो महिलाओं का बढ़ा है, हमने 10 साल का आंकड़ा देखा, लेकिन जो चॉइस ऑफ वोट है उसमें एक डेटा सामने आया है, एक सर्वे आया है, उसमें जो पॉलिटिकल अवेयरनेस है या प्रतिनिधि को चुनने की जो अवेयरनेस है, उसमें पुरुष महिलाओं से कहीं आगे हैं। महिलाओं का परसेंटेज उसमें काफ़ी नीचे है कि वो किसे चुनती हैं, मतलब अवेयरनेस के लिहाज से वो अभी भी कम है। इसके पीछे भी वजह है, उसे हम कैसे कोप अप कर सकते हैं? एक जो ये विषय कई बार आता है वो है नॉन इलेक्टोरल पॉलिटिकल एंगेजमेंट, जिसे कहा जाता है, यानी कि मतदान से परे जो राजनीतिक संदर्भ है उसमें महिलाओं की जो है उनका कितना, उनकी कितनी भागीदारी है। तो उस भागीदारी की जो एक जैसे आपने कहा कि पुरुषों की कहीं ना कहीं जो है भागीदारी थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि कई एक सामाजिक ऐतिहासिक कारण रहे हैं जिनके कारण महिलाएं अब पिछली, जो आप ये देख लीजिए कि पिछले 50 वर्षों में जो जितना बड़ा बदलाव आया है, उस बदलाव को अब आगे, आज जब हम वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं कि महिलाओं के नेतृत्व में जो बदलाव आएगा, जो नीति निर्धारण होगा उसमें महिलाओं का योगदान होगा, तो ऐसे में आप देखेंगे कि महिलाओं का जितना जो है, जो एक इन्फॉर्मेशन उनका कंटूर होता है या जो उनके पास जो सूचनाएं जाती हैं, जब वो सूचनाएं बढ़ने लगेंगी और जब वो स्वयं उस पूरी प्रोसेस की, उस प्रक्रिया की स्वयं जो है वो भाग बन जाएंगी, तो ये बड़ा स्वाभाविक है कि उनके अंदर वो जो जागरूकता है वो बढ़ने वाली है। और यही अगर आप देखें तो एक और जो डेटा आया है उसमें जो महिला प्रतिभागी हैं जिन्होंने कि चुनाव में भाग लिया, जो कि चुनाव में खड़ी हुई, उनका वो ऐसा हो सकता है कि उनको वो हारी हो, जीती ना हो, लेकिन अगर आप उसका डेटा देखें तो निरंतर वो बढ़ता जा रहा है। महिला एक प्रतिभागी के रूप में
आगे बढ़कर चुनाव में लड़ने के लिए खड़े होने के लिए अगर आप उनकी संख्या देखें तो वो लगातार वो जो ग्राफ है वो ऊपर बढ़ता ही जा रहा है। और मेरे साथ जो दर्शक हैं, महिलाएं हैं और जो बच्चियां हैं, मैं चाहूँगी अगर आपके मन में कोई ऐसा सवाल है कि जो पार्टिसिपेशन है चाहे वो वोटिंग को लेकर हो, उसमें अगर हम और इन्हांस उसे करना चाहते हैं तो क्या कुछ तरीके हो सकते हैं, और नारी शक्ति को आप वोट परसेंटेज से जोड़कर किस तरीके से देखती हैं? हेलो मैम, माय नेम इज़ दियांशी। मैं बताना चाहूँगी एज अ यंगस्टर, जो हम अभी कमिंग जो जनरेशन है, हम अपने घर की लेडीज़ को, अपनी मम्मीज़ को और बाकी लेडीज़ को हम इनकरेज कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि कौन पार्टी कैसी है, क्या काम किया है, उनको प्रोज एंड कॉन्स दिखा सकते हैं। हाँ, मैं बस इसमें, आपने बहुत अच्छी बात कही है और मैं बस इसमें इतना जोड़ना चाहूँगी कि कई हमने देखा है बहुत सारे जो चुनाव के समय में, मतलब महिला एक शक्ति के रूप में जो उभर रही है, ये बात भी हमें अपने घरों में बतानी चाहिए। अपने घर में जो हमारी वरिष्ठ महिलाएं हैं उन्हें बतानी चाहिए। आगे आने वाले समय में महिलाओं को एक कलेक्टिव फोर्स की तरह देखा जाएगा और ये बात हमें अपने घरों में, अपने जो महिलाएं हैं जो शायद इतनी साक्षर नहीं हैं, उनके समक्ष इस विषय को भी ज़रूर लाना चाहिए। गांव की महिलाएं भी काफ़ी इंटरेस्ट रखती हैं पॉलिटिक्स में, तो अगर उनको अपना भविष्य उज्जवल देखना है, अपने को मेन स्ट्रीम में लाना है, तो उन्हें भी सजग होकर अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। जब हमारे यहाँ 33% रिजर्वेशन है और वो भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में, तो जाहिर सी बात है कि उनका पार्टिसिपेशन अब लोकल लेवल पे काफ़ी अच्छा हो गया है। तो जब अगर कुछ खास वर्ग गांव में भी अगर कुछ महिलाएं इतनी आगे आ गई हैं, तो बाकियों को भी अपने घर से बाहर निकलना होगा, अपने को जागृत करना होगा, अवेकन करके उन्हें पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और ये उनकी इच्छा शक्ति पे ही निर्भर करेगी। नमस्कार मैम, मेरा नाम है कौशिक है। मेरा सवाल प्रोफेसर गीता से है। मैम, मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे कि मैम ने कहा था कि जो रूरल एरियाज़ में बेसिकली वुमेन्स हैं, वो लोग अपने लिए खुद फाइट करें या फिर जो भी चीज़ें हैं, तो वो लोग किस तरीके से फाइट करें, वो किस तरीके से अपना डेवलपमेंट करें सोसाइटी में, और वो सोसाइटल चेंज क्या लाएं बेसिकली वोटिंग में, क्योंकि उनको अभी तो उस प्रकार की एजुकेशन या डेवलपमेंट नहीं मिल पा रही है ना। आपके इस प्रश्न से मुझे सावित्रीबाई फुले जी की याद आ गई कि जब सावित्रीबाई फुले ने महिला शिक्षा के लिए और जो है समाज में आवाज़ उठाई और कहा कि महिलाओं को जो है लड़कियों को स्कूल भेजे पढ़ने के लिए, तो लोगों ने उनके ऊपर धूल फेंकी। वो अपने साथ एक साड़ी पहन के और एक साड़ी साथ ले जाती थी, क्योंकि जब तक वो अपने विद्यालय में पहुंचती थी तब तक उनको लोग इतनी धूल फेंकते थे कि उनकी साड़ी खराब हो जाती थी। लेकिन आप ये देखिए कि बदलाव लाने के लिए कोई ना कोई जो है, एक जो वो नेतृत्व है, वो समाज को कहीं ना कहीं से मिलता है, और ऐसा ही नेतृत्व कहीं ना कहीं हमें आज भी वो बदलाव देखने को मिल रहा है। कई ऐसे देश में कई ऐसे इलाके हैं जहां ये अभी जो ये स्थिति है वो शायद इतनी अच्छी ना हो, लेकिन बहुत से ऐसे इलाके हैं, खास करके जो, अगर आप पंचायती राज आने के बाद, पहले क्या होता था, पंचायती राज जब आया था तो उस समय जो पुरुष थे वो, क्योंकि महिला को सीट मिलनी थी, आरक्षण आ गया था 33%, तो अपनी जो पत्नियां हैं उनको आगे कर देते थे और वो वहां चुनाव में जीत जाती थी, लेकिन सारा तंत्र जो है वो पुरुषों के, उनके पतियों के हाथ में रहता था। परंतु धीरे धीरे वो एक बार हुआ, 2 बार हुआ, लेकिन उसके बाद अब अगर आप कई ऐसी जगह जहां महिलाएं प्रभावी रूप से पंचायती राज में अपना योगदान दे रही हैं, आज परिस्थिति बदल गई है। आज महिलाएं स्वयं नेतृत्व कर रही हैं और स्वयं निर्णय ले रही हैं। तो समाज में जो भी बदलाव होते हैं कभी एक दिन में नहीं आते, उन्हें धीरे धीरे समय लगता है। तो ऐसी ये जो सकारात्मकता जो पिछले 10 वर्षों में हम देख रहे आई है, उसको वो आगे बढ़ने ही वाली है। इस बात का के लिए एटलीस्ट मैं तो बहुत ज़्यादा इंश्योर्ड हूँ कि इसमें ये अब कदम पीछे नहीं जाने वाले, ये आगे ही बढ़ने वाले हैं। आदमी सबसे पहले घर से ही शिक्षा लेता है, तो मैं ये चाहती हूँ कि घर के बच्चे और बड़े लोग अगर हम खाने की टेबल पे बैठकर अपने समाज और देश के बारे में बात करें, बड़े लोग दुर्गा भाभी, रानी लक्ष्मीबाई और इन सब की कहानियाँ सुनाएं और बताएं कि उन्होंने उस टाइम पे अपने डिसीज़न खुद लिए थे, किसी ने नहीं दिए थे। और आज तो हमारे पास इतना कुछ है कि हम अपने डिसीज़न खुद ले सकते हैं। साक्षरता बड़ी है और औरत ही है जिसके आगे नारी शक्ति लगता है और शक्ति उन्हीं के आगे है, और हम अपनी शक्ति के द्वारा
प्रदर्शित कर दें, क्योंकि साक्षरता बढ़ने के साथ साथ हमारी डिसीजन पावर भी बहुत बढ़िया है। बिल्कुल आपने मैम बहुत ही अच्छी बात कही है। और ये बात तो सच है कि महिलाएं जो हैं वो अपने घर की और घर से बाहर के सभी दायित्वों को, शायद ये एक प्रकृति का आशीर्वाद है महिलाओं के ऊपर। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार प्रकृति के अंदर जो है सृजन की शक्ति है, ऐसे ही महिलाओं के अंदर भी सृजन की शक्ति है। और यही कारण है, अगर आप देखें तो भारतीय संस्कृति में जितनी भी जो ऐसी जो सृजन की शक्ति रखते हैं, चाहे वो धरा हो, पृथ्वी हो, चाहे वो नदियां हो, उन सबको स्त्रियों के नाम दिए गए हैं। जितनी नदियां हैं उनको हम माताएं कहते हैं। तो इसके लिए अगर आप देखें तो ये तो एक सांस्कृतिक रूप से हमारे अंदर ये भाव है। और आपने ये बहुत अच्छी बात करी कि परिवार के लोग आज साथ बैठकर जहाँ घर परिवार की बातें करते हैं, वहाँ समाज और देश की बात भी करें। और साथ ही साथ जो सकारात्मक बदलाव समाज में आ रहे हैं उनके ऊपर ध्यान दें, और हम अपना क्या योगदान दे सकते हैं। क्योंकि जो जैसे हमने रामायण में पढ़ा गिलहरी का जो योगदान था जो श्री राम के लिए, वैसा ही जो एक गिलहरी योगदान है वो हम भी सब अपने जीवन में, अपने देश, अपने समाज के लिए करने के बारे में सोचें। ऐसे विषयों पर हमें घरों में जरूर बातचीत करनी चाहिए। गांधी जी ने कहा था, बी द चेंज यू वांट टू सी। तो पहले हमें अपने आप में परिवर्तन लाना होगा। और हम जानते हैं कि हम वो नारी हैं जो जिसकी पूजा शुरू से होते आई है, चाहे वो वैदिक काल हो या आधुनिक काल। मैं कविता अरोड़ा, नई दिशाएं WBTR की एक्टिव मेंबर हूँ। मैं तनुजा जी आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी कि एक कहावत थी कि लेडीज़ फर्स्ट, बहुत पहले से सुनते आ रहे थे, लेकिन वो सिर्फ एक कहावत थी। जब से लेडीज़ को वोटिंग राइट मिले तो वो खुद से फर्स्ट आ गई, लेकिन उसकी परसेंटेज अभी कम है। कुछ और अवेयरनेस, जैसे डिबेट्स या कुछ पॉलिटिकल लेवल पर कुछ परसेंटेज और बढ़े, ताकि जो हम लेडीज़ फर्स्ट खाली कह के सीट छोड़ दिया करते थे, वो सीट उनकी ही हो जाए, लेडीज़ की हो जाए। तो इसलिए इसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? कितनी अवेयरनेस, कितना समाज में सोशल तरीके से नए प्लेटफॉर्म्स, क्या कुछ ला सकते हैं इसके लिए? सब कुछ डिपेंड करता है कि महिलाएं आगे आकर कैसे इस पर अपना रिस्पॉन्स देती हैं। जब तक उनमें खुद ही जागृति नहीं आएगी, अवेयरनेस नहीं होगा, इसमें कोई दूसरा हेल्प नहीं करेगा। और इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने घर के लेवल से ही हर स्त्रियों को, हर महिलाओं को, बेटियों को, बहनों को, माँ को, सबको राजनीतिक रूप से सजग होने के लिए और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के लिए उनको प्रेरित करें। आपने देखा होगा कि एक ऐसा परिवार जिसमें सब लोग पॉलिटिकली और सोशली अवेयर हैं, उनके यहाँ का माहौल कुछ और होता है। और ये माहौल भी कौन क्रिएट करता है? घर की महिलाएं करती हैं। तो जिम्मेदारी ज़्यादा महिलाओं की है कि वो अपने घर को किस तरह से संभालते हुए कैसे घर के सारे मेंबर्स को अवेयर कर रही हैं। और जहाँ तक बाहर की बात है, एक बार हम जब बाहर आते हैं तो स्कूल हो, कॉलेज हो, और अब तो ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसमें कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को बहुत ही ज़्यादा इंटरैक्टिव और इंक्लूसिव बना रही है। इंक्लूसिव फॉर ऑल द डेवलपमेंट विच इज़ गोइंग टू टेक प्लेस। आवश्यकता इस चीज़ की है कि हम अपने आप को पहचानें, अपने आप में विश्वास रखें और हम आगे निकल चलें। और इसमें सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही अपने आप को आगे और संपूर्ण बना पाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर गीता आपका, प्रोफेसर तनुजा आपका, और आप सभी अवेयर नारियों का। हमने एक बहुत ही अच्छा डिस्कशन किया। और लोकतांत्रिक देश में लोक की जो भूमिका है, लोक यानी लोग, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और हमें अपने अधिकारों को समझना है। इसलिए हर नारी को वोट देने निकलना है, क्योंकि आपका एक वोट पूरा देश बदलता है। और ये पैटर्न जो हम देख रहे हैं पिछले 10 सालों से लगातार बढ़ता ही जा रहा है, यानी कि नारी शक्ति मतदान में अपना परचम लहरा रही है।